हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज ग्राफ बताते हैं ना, लॉग के ग्राफ ऑफ लॉग। अब देखो इसमें लॉग में दो चीजें मैंने बताई, एक तो बेस जब 1 से बड़ा हो और दूसरा बेस जब 0 और 1 के बीच में हो। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो दो ग्राफ बनते हैं इसके दोनों। एक जब बेस जो है, जैसे हमारे पास कोई भी लॉग है, लॉग n बेस a, तो बेस जो है जब वो ग्रेटर देन 1 है ना। और दूसरा ग्राफ लॉग n बेस a का जब बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है ना। दो ग्राफ बनेंगे, एक बेस ग्रेटर देन 1 और एक बेस जब 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना। तो देखो इसका ग्राफ जो है वो अपन बनाएंगे। अब देखो हमने आपको एक चीज बताई थी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 इक्वल्स 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। और log 0 की वैल्यू होता है माइनस इनफाइनाइट। ये भी आपकी कॉपी पे लिखा है। जब बेस 1 से बड़ा हो, जैसे मान लो बेस 2 है या 3 है या 10 है या e है ना, उन सारे केसेस में ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट है ना। और लॉग इनफाइनाइट बेस 1 से बड़ा है तब क्या देगा, इनफाइनाइट। और नेगेटिव में तो ग्राफ कभी आएगा ही नहीं, मतलब ग्राफ जो है इधर तो बनेगा ही नहीं है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम ले ही नहीं सकते है ना। n की वैल्यू, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जब नेगेटिव हो नहीं सकती तो इधर वाला ग्राफ बने, इधर ग्राफ बनेगा नहीं। ग्राफ किधर बनेगा, इधर है ना। पूरा का पूरा ग्राफ इस साइड बनेगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है ना। अब देखो हमें तीन ही चीज़ों की जरूरत है। log 1 0, log 1 की वैल्यू 0 मतलब जब x 1 हुआ तब उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। और जब बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो चीज़ कहाँ पे पड़ती है, x एक्सिस पे पड़ती है ना। तो इसका जो ग्राफ है, और देखो जब log 0 की वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब 0 पे log 0 पे कहाँ बनेगा, कहाँ से आएगा, माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट कहाँ, नीचे है ना। तो इस लाइन के पैरेलल ऐसे चलता जाएगा। और इनफाइनाइट पे जब x आगे बढ़ेगा तब कहाँ पे आएगा, इनफाइनाइट पे। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ध्यान से देखो है ना, इस तरीके से है ना। दिस पॉइंट इज 1, 0 है ना। 0 पे माइनस इनफाइनाइट मतलब इस लाइन के साथ ही नीचे चलता जाएगा है ना, इस लाइन के साथ नीचे चलता जाएगा पैरेलली। और इनफाइनाइट पे ये ऐसे आगे जाता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। और जब 1 है तब वैल्यू हमको क्या मिल रही, 0। ये तो जब बेस 1 से बड़ा है उसका ग्राफ है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, देखो जब, अब मैं तुमको चलो पहले उधर भी बना लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या है, बेस 1 से छोटा है ना, बेस 1 से छोटा है। जैसे इसमें भी log 1 की वैल्यू तो 0 ही होगी, log 1 इक्वल्स 0 है ना, मतलब इसी पॉइंट से ग्राफ होके जाएगा। और अब की बार क्या होगा कि log 0, लेकिन बेस कितना है, बेस 1 से छोटा है, मान लो 1/2 है ना। तो अब की बार इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब की बार इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। वैसे log 0 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। कब, जब बेस 1 से बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता के आए हैं पहले। और log इनफाइनाइट जब बेस 1 से छोटा है, log इनफाइनाइट बेस 1 से छोटा है, तब आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट है ना, ये होगा। अब ध्यान से सुनो,
जीरो पे वैल्यू क्या मिल रही है, इनफाइनाइट, मतलब ऊपर है ना। 1 पे वैल्यू 0 और इनफाइनाइट पे वैल्यू, जब इनफाइनाइट है तब नीचे माइनस इनफाइनाइट, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, log 0 पे इनफाइनाइट, तो इस लाइन के पैरेलल चलेगा और इस तरीके से आएगा। इसको थोड़ा लाइन सही नहीं हुई है, अच्छे से कर लेते हैं इसको। दोबारा ही बना देता हूँ मैं। है ना, दिस पॉइंट इज 1,0 और ये इसके पैरेलल ऊपर चलता जाएगा। ये कब है, ये बेस 1 से बड़े के लिए, ये बेस 1 से छोटे के लिए है ना। ये दो ग्राफ है। अब इसमें तुम ध्यान से सुनो, इधर मैं इन चीज़ों को आप अगर चाहो तो नोट कर लो, पहले आप नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। बस यही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोनों में, ठीक है, उससे ही अपना ग्राफ बन जाता है। हाँ, अब मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, जो अपन ने अभी ग्राफ बनाया था ना, एक रफ ग्राफ में जो भी बनाया था ना, बेस 1 से बड़े के लिए, है ना, ये बनाया था। यहाँ पे पॉइंट क्या था, 1,0। आप नोट करके देखना, नोट करके लिखते हैं अपन। जब इसमें पहली बात तो ये कि बेस जो है वो 1 से बड़ा है ना। अगर बेस 1 से बड़ा है और यहाँ से वैल्यू क्या है, यहाँ से वैल्यू भी हम लोग कैसे डाल रहे हैं, 1 से बड़ी, मतलब हम n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 रख रहे हैं। अगर ऐसा है, दोनों चीज़ें 1 से बड़ी हैं, वैल्यू और बेस दोनों बड़ा है, तो log n बेस a कैसा आएगा, देखो ग्राफ कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर है, तो log n बेस a कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। दूसरी बात, इधर देखो, यहाँ पे बेस तो बड़ा ही चल रहा है, बेस बड़ा है और जो n की वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये कहाँ से, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0,0, है ना, ओरिजिन है ना। तो 0 से लेके 1 तक, जब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक,
तो log n बेस a, log n बेस a कहाँ जा रहा है? नीचे। ग्राफ कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ कहाँ है? नीचे। तो log n बेस a क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। अब थर्ड जो बात है, अब देखो उसमें क्या है, बेस कैसा है? 1 से छोटा, मतलब बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। और n की वैल्यू अगर यहाँ पे देखो तो किस में है? 0 और 1 के बीच में। तो n जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो log n बेस a कैसा होगा? ऊपर है ना, ऊपर। log n बेस a कैसा होगा? पॉजिटिव, है ना, ग्रेटर देन 0। बात नंबर 4, जब बेस 0 और 1 के बीच में है और n की वैल्यू देखो 1 से बड़ा, इधर है ना, n की वैल्यू कैसी है? 1 से बड़ी। n की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो log n बेस है वैल्यू कहाँ दे रहा है? नीचे। तो कैसा? निगेटिव। बस, लेस देन 0, है ना। ये चीज़ ग्राफ से हमको बिल्कुल क्लियर होती है। देखो बेस 1 से बड़ा, n 1 से बड़ा, तो log n बेस a, मतलब यहाँ ये सारी वैल्यूज इधर, इनके लिए ग्राफ कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है तो log n बेस a कैसा? पॉजिटिव। बेस 1 से बड़ा, n 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो log n बेस a कैसा? निगेटिव। थर्ड जो है बेस 0 और 1 के बीच में और n की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में, तो कैसा? पॉजिटिव। तो log n बेस a कैसा? पॉजिटिव। बेस 0 और 1 के बीच में n कैसा? ग्रेटर देन 1, तो log n बेस a कैसा? नेगेटिव, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। देखो अब इन्हीं को इकट्ठा करके अच्छे से लिख लेते हैं। देखो log n बेस से कब कब पॉजिटिव होता है? वो देखो जब इस केस में और इस केस में, है ना। तो नोट करके, इफ a ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1, और बेस 0 से 1 और वैल्यू भी 0 से 1, तो log n बेस a कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। और इफ a की वैल्यू 1 से बड़ी और n 0 और 1 के बीच में, या फिर a 0 और 1 के बीच में और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो log n बेस a कैसा? नेगेटिव, लेस देन 0, है। जब बेस और वैल्यू दोनों 1 से बड़ी हो या बेस और वैल्यू दोनों 1 से छोटी हो, तब log कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव देगा। हमें नहीं पता कितना देगा, लेकिन पॉजिटिव देगा। अगर बेस 1 से बड़ा, वैल्यू 0 और 1 के बीच में, या बेस 0 और 1 के बीच में, वैल्यू 1 से बड़ी, है ना। एक चीज़ 1 से बड़ी हो और एक चीज़ 1 से छोटी हो, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो 1 यहाँ पे खड़ा है, तो अगर दोनों चीज़ें इस साइड पढ़ रहे, है ना, तब आंसर पॉजिटिव, या दोनों इस साइड पढ़ रहे तब आंसर पॉजिटिव। अगर एक चीज़ इस साइड पढ़ रही और एक चीज़ इस साइड पढ़ रही तब आंसर नेगेटिव। एक चीज़ इस साइड पढ़ रही और एक चीज़ इस साइड पढ़ रही तब आंसर नेगेटिव। ऐसे। अब जैसे हम तुमको एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, इधर हटा देते हैं इसको। जैसे log
5 बेस 3 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। दोनों बड़े हैं ना, हमको नहीं पता वैल्यू कितनी होगी, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि पॉजिटिव होगा। सेकेंड, log 1/5 और बेस में 1/3, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड है ना, दोनों छोटे हैं या फिर दोनों बड़े हैं। तीसरी बात, log 5 बेस 1/3 कैसा होगा, निगेटिव। बात नंबर 4, log 1/5 और बेस में 3 कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। ये दोनों 1 से बड़े, 1 से छोटे, एक 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा, एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा। तो जब एक 1 से छोटा होगा, एक 1 से बड़ा होगा, तो आंसर नेगेटिव, और जब दोनों 1 से बड़े या 1 से छोटे होंगे तो आंसर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हटा देते हैं इसको। अगला है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, देखो इसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू और मेंटिसा का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मैं ये आपको लिखा देता हूँ, द लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर कंसिस्ट of two parts, the integral part and the decimal part. The integral part is known as characteristic and the decimal part is called the मेंटिसा। यही मैंने बोला, है ना। द लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। द इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द मेंटिसा। जैसे एक मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो 2.35 दे रखा है ना, ऐसा दे रखा है, तो कोई भी देख के बता सकता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.35। तो 2 इसमें कैसा है, इंटीग्रल पार्ट है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये क्या है, मेंटिसा। फ्रैक्शनल पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेंटिसा, और कैरेक्टरिस्टिक 2, है ना।
और देखो दिखाते हैं उनको इसमें, जैसे होता क्या है नॉर्मली। अब लॉग के केस में इसको कैसे बनाते हैं वो तुमको बताते हैं। ये तो हमारे पास एक सिंपल नंबर दे रखा था, उसमें हमने बता दिया ये कैरेक्टरिस्टिक है, मैंटीसा है ना, ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब देखो लॉग वाले में जैसे मान लो हम किसी भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल्स m इंटू 10 की पावर p है, ऐसे लिखा जा सकता। हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया और उसका बेस क्या रखा, 10 रखा। तो लॉग इधर भी बेस 10 m इंटू 10 की पावर p है ना। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग n बेस 10 इक्वल्स लॉग m बेस 10 और प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 10 की पावर p। तो log n बेस 10 इक्वल्स log m बेस 10 प्लस p log p आगे आ जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी 10 बेस 10। तो log n बेस 10 इक्वल्स log m बेस 10 और प्लस p। तो ये जो p है भाई हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो यहाँ पे m कुछ भी रहा होगा उसका भाई m की वैल्यू जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लाओगे, जैसे तुमको मैं दिखा रहा हूँ, हमारे पास कोई नंबर है 2315.4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लेके आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.3154 इंटू 10 की पावर कितना 3 है ना। तो देखो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर तुम इसका लॉग लोगे है ना, इसका लॉग लोगे तो log 2 की वैल्यू कितना आता, 0.3010। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चीज़ आएगी, जो m होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 9 तक होगा है ना, 1 से 9 तक। और या सॉरी 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 हटा के। और ये p जो p है वो क्या है, ये पावर, क्योंकि जब आप इसका लॉग लेने आओगे तो log 2.3154 प्लस 3 log 10 बेस 10 है ना, ऐसे करके। तो इस p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये जो p पावर है। और वही क्या कहलाता है, वही कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैंटीसा है ना। जो क्योंकि log क्या देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू देगा तो दिस पार्टी, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या है, मैंटीसा है ना। और ऐसे में हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक इसमें कितना है, 3 है। अब इसका लॉग लेके जो आंसर आए है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैंटीसा हो जाएगा। है ना। और एक और तरीका होता है देखो निकालने का, वो भी हम आपको समझाते हैं। इसको हटाते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ता है ना। इसमें अपने को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसमें बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को आप 2 पार्ट में लिख सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 3.2, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.2। तो 3 हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट है या इंटीजर है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल है। क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है ना। तो इसमें ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, वो क्या हो गया, मैंटीसा हो गया। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो 3.2 मतलब किसी भी नंबर को 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एक तो इंटीजर पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो उसी को लिखने का एक तरीका होता है, हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को आप, जैसे कोई भी नंबर हमारे पास x है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
इसके ग्राफ भी हम लोग देखेंगे फंक्शन चैप्टर में। और अभी इसके बारे में थोड़ा आपको बता रहे, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसा। अब ध्यान सुनो, अब जैसे मान लो हमारे पास अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होते क्या, वो भी तुमको समझा देते हैं। अब यही कहानी अभी तो मान लो x के साथ है, जब मान लो यही बात log के साथ आएगी तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log an बेस में 10 इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर log n बेस 10 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट log n बेस 10। ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब इसको ही अपन क्या बोलेंगे, इसको ही अपन बोलेंगे करेक्टरिस्टिक और इसको अपन क्या बोलेंगे मैंटीसा, है ना, एक को करेक्टरिस्टिक और एक को मैंटीसा। अब देखो, अब थोड़ा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में समझते हैं। पहले आप यहाँ लिख लो, फिर हम तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बताते हैं। तो क्या है, है ना, जैसे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप समझो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है कि कोई भी वैल्यू है ना तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर उठाता है। जैसे मान लो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.7 है, तो 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 4, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 4.7 के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा पड़ेगा 4। जैसे मान लो हमारे पास 5.2 है, तो 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5। जैसे मान लो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 10.9 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 10। जैसे 11.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 11, है ना। और अब जैसे मान लो 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, 1.38 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, माइनस 1.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -2। नेगेटिव में उल्टा चलता है ना, नेगेटिव में पीछे चलने लगता है ना, क्योंकि वो उससे पहले वो पड़ेगा ना, -1.25 के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा होगा -2 होगा। -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -4, है ना। और 0.78 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, है ना। अब ध्यान से सुनो, मतलब 0 और 1 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है 0 देता है, लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इंटीजर पे भाई, अब मान लो तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दे रखा है, तो उसका आंसर क्या होगा 1। इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही देगा,
और जो नॉन इंटीजर वैल्यू है उस पर जस्ट पहले वाला इंटीजर देगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कितना देगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 कितना आएगा -4। ऐसे हमारे पास आंसर आएंगे। आप सुनो, इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 और 1 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है 0 देता है। 1 और 2 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 1 देगा, क्योंकि उसमें 2 इंक्लूड नहीं करना है। 2 इंक्लूड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 से 3 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 2 देगा। 3 से 4 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 3 देगा, है ना। 4 से 5 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 4 देगा। बट उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, है ना, उसमें 5 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 5 इंक्लूड हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देने लगेगा 5 देने लगेगा आंसर, है ना। अब देखो इसी चीज़ को मैं अच्छे से इन जनरल आपको लिख के दे रहा हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो मैंने कुछ वैल्यूज आपको दिखाई हैं, अभी तुमको फील आ जाएगा। देखो जैसे एक तरफ लिखो x और एक तरफ लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ रही है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 0 देगा। और अगर 1 से 2 के बीच में पड़ रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा 1 देगा। और अगर 2 से 3 के बीच में पड़ रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा 2 देगा। अगर 3 से 4 के बीच में पड़ रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 3 देगा, है ना, है ना। अब अगर -1 से 0 के बीच में पड़ रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा -1 देगा, है ना। -2 से -1 के बीच में पड़ रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा -2 देगा, है ना। ऐसे अगर 0 से 1 के बीच में ऐसे ही सारे चलते जाएंगे आगे, तो आपको फील हो ही गया ना। 3 से 4 के बीच में 3 से 4 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 3, 4 को छोड़ के। 2 से 3 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 2, 3 को छोड़ के। 1 से 2 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 1। 0 से 1 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 0, है ना। और यहाँ -1 से 0 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा -1। -2 से -1 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा -2। -3 से -2 के बीच की हर एक वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा -3, है ना। ऐसा हमारे पास है। अब अगला जो है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2 तरीके से हम आपको बता रहे हैं निकालना, है ना। एक तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से, दूसरा वो जो मैंने बताया है n इक्वल्स m इंटू 10 की पावर p। तो log n इक्वल्स log m प्लस p। तो p क्या है वहाँ पे करेक्टरिस्टिक या इंटीजर, और log m क्या देगा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो एक तो वो, और दूसरा ये थोड़ा आसान पड़ता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन वाला, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग अभी नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ जीरोज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये वाला जो मेथड है ना, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है अगर आपको ये समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 की वैल्यू कितनी होती 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.8 की वैल्यू कितनी होती 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.7 कितना होगा 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2 कितना होगा 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3 कितना होगा -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.8 कितना होगा -6। माइनस वाले में चीज़ें वैसे ही उल्टी हो जाती हैं, और जो पॉजिटिव है उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, है ना। अभी जैसे मान लो 4 से बड़ा है ना, 4.8 है, तो 4.8 के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा पड़ेगा 4, 5.9 के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा पड़ेगा 5,
ठीक है। 8.7 के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा पड़ेगा 8, माइनस 5.6 के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा पड़ेगा -6, माइनस 10.4 के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा पड़ेगा -11, है ना। ये सारी वैल्यू जो है वो पढ़ने वाली हैं। आगे चलते हैं। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब डिनोट किया जाता है तो हमेशा ऐसे एक बॉक्स लगाया जाता है और इसके आगे हमेशा लिखा होगा कि ये क्या डिनोट कर रहा है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। GIF ये हमेशा इस बॉक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स यहाँ भी लगा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नहीं, ये बॉक्स लगा होगा तो उसके नीचे ये जरूर लिखा होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट किया जाता है ऐसे कर्ली ब्रेसेस, है ना, इसे डिनोट करते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वो है दिखाने का तरीका कि हाँ इसमें जो चीज़ होगी वो, और उसके नीचे ये लिखा होगा कि हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। जैसे मान लो आपको 2.39 की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है तो कोई भी देख के बता सकता है इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 0.39, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। जैसे 4.87 की हमको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा 0.87, है ना। 5.23 की हमको फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, कितना आएगा 0.23। लेकिन दिक्कत कब आती है, दिक्कत आती है नेगेटिव में, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, है ना। अब जैसे मान लो किसी ने तुमसे बोला कि बताओ इसमें -1.8 में फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, तो आप 0.8 मत लिख देना, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो -1.8 को अगर अच्छे से लिखा जाए तो इसमें इंटीजर पार्ट कितना है, इंटीजर ऐसा मत बोल देना इंटीजर -1 है, क्योंकि अगर तुमने मान लो ऐसा लिखा -1 + 0.8, आप ही करके देखो कितना आता है, -1 + 0.8 -0.2 आ जाएगा, -0.2 लिखा है क्या ऊपर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -2 + 0.2, तो -2 इसमें क्या है इंटीजर वैल्यू, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है, और मैंटीसा क्या है 0.2, तो 0.2 आया कैसे होगा, यहाँ पे तो तुम्हें 0.8 दे रखा है, तो जब भी आगे माइनस साइन लगाओ तब 1 माइनस और जो पीछे हो 0.8 कितना आ जाएगा 0.2, तो वहाँ पे 1 माइनस 0.8 इक्वल्स 0.2। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है -2.35, तो इसको कैसे लिखेंगे, मान इसमें तुमसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगी तो क्या लिखोगे 1 माइनस 0.35 कितना आ जाएगा 0.65, है ना। -4.7 कितना आएगा 1 माइनस 0.7, आंसर इज 0.3, है ना, ऐसा आ जाएगा। -0.2 कितना आएगा 1 माइनस 0.2, आंसर क्या 0.8, है ना 0.8। अभी आपको समझ में आ गया होगा, केवल माइनस वाले में अपने को थोड़ा सावधान रहना है, बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2.39 का क्या 0.39 दिख रहा है, 4.87 का 0.87, 5.23 का क्या 0.23, -1.8 का क्या 1 माइनस 0.8, है ना। 1 में से करना है, इसको आगे नहीं देखना, आगे 1 लिखा है 2 लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं। 1 माइनस 0.8 0.2 -2.35 है, तब भी हमने क्या किया 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, जब आगे माइनस दे रखा होगा तब, क्योंकि इसमें चीज़ें बदल जाती हैं। जब इसको तुम एक नंबर के रूप में, जैसे हम -2.35 एक नंबर होता तो हम उसको कैसे लिखते, अगर हमें इंटीजर और फ्रैक्शन में तोड़ना होता -2.35 अगर लिखा होता तो तुम उसको क्या लिखते -3 + 0.65, है ना, ये लिखते हैं ना। तो इसलिए हम वहाँ पे 1 माइनस करा रहे हैं। है ना, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों आपको समझ में आए होंगे, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन जो है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के वो अपन कल करेंगे। 2 अपने पास तरीके हैं, जैसे हमने वहाँ पे क्या बोला, जैसे मान लो 3.145 × 10⁻³ दे रखा है ना, ऐसा दे रखा है, कोई नंबर है, ये कोई नंबर है यानी इक्वल्स, तो इसमें ये 3 क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, देख के ही बता दोगे, और इसका लॉग ले लेंगे। एक्चुअल में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा का तो वो लॉग लगा के देता है। जैसे मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे मान लो log n बेस 10
उसने दे दिया तुमको 4.5 और बोला कि बताओ इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है, तो आप देख के ही बता सकते हो, है ना, देख के ही अपन बता सकते हैं। इसको भाई क्या लिख सकते हैं, 4 + 0.5, करेक्टरिस्टिक इज 4 एंड मैंटिसा इज 0.5, है ना, क्योंकि उसने log n बेस 10 की वैल्यू उनको दे रखी है। जब इस फॉर्म में होता है तब ये जो है वो करेक्टरिस्टिक है और इसका जब आप लॉग लोगे तो वो हमारा क्या आएगा, मैंटिसा आएगा। तो उसके लिए तुमको लॉग टेबल नीड पड़ेगी। तो वैसे क्वेश्चन अपने यहाँ नहीं आते, है ना, कि आपको लॉग टेबल की जेई में लॉग टेबल तुमको दे के लॉग टेबल दिखाया, ऐसा नहीं। लॉग में कुछ तो दे रखा होगा उसने, ठीक है, दिखाएंगे आपको क्वेश्चन, लॉग में कुछ तो दे रखा होगा, उसका आपने को निकालना रहेगा, है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है log n बेस 10 = 4.5, तो उसमें दूर से ही दिख रहा 4 क्या है, इंटीजर पार्ट है, 0.5 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 4, मैंटिसा क्या हो गया 0.5, है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ जीरोज, ये दो कॉन्सेप्ट और हैं इसमें। उसके बाद चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो ये जो तरीका है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाला, तो इसमें ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर है लगाने के लिए, कि हम लोग इसमें आराम से करेक्टरिस्टिक मैंटिसा भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ जीरो निकालना भी सीख लेते हैं इसी से, ठीक है ना। तो आसानी से हमारा हो जाता है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको हटा लेते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है ना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक लेक्चर और फिर लॉगरिथम जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, है ना, वो स्टार्ट करेंगे।